नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एक नए ETF के बारे में हम लोग बात करेंगे, नेटेफ ऑटो ETF के बारे में, जो कि आपका निफ्टी ऑटो इंडेक्स के रिटर्न को ट्रैक करता है। टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करता है, मतलब आपको रिटर्न भी मिलेगा और प्लस जितना कंपनी डिविडेंड देगा वो भी री इन्वेस्ट हो जाता है। ETF बेसिकली होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसमें आपको एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है, जिसमें आपको बहुत सारा शेयर्स एग्लोमरेशन में मिल जाता है। जैसे मान लीजिए ये 15 स्टॉक्स एक ही ETF में आपका कवर हो जाता है। नेटेफ ETF को बाई कीजिएगा तो 15 स्टॉक्स में आपका डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और ये ऑटो स्टॉक्स पे बेस है, तो मेनली आपको ऑटो स्टॉक्स ही मिलेंगे। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.22% का एक्सपेंस रेशियो लगता है, जहां हम लोग को किसी भी म्यूचुअल फंड में करीब 1% या 1% से ज़्यादा भी हम लोग को एक्सपेंस रेशियो लग सकता है। मतलब एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है दोस्तों कि जितना आपको रिटर्न मिलेगा उतना ये डिडक्ट करके म्यूचुअल फंड हाउसेज आपको रिटर्न उतना प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए 15% का रिटर्न अगर निकाल करके दे रहा है ये ETF, तो उतना 0.22% का रिटर्न डिडक्ट होके ही आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि कुछ खर्चा होता है फंड हाउस चलाने में, वो काटता है। और ये ETF अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसलिए इसका AUM अभी कम है, 33.9 करोड़ का AUM है, तो हम लोग को शॉर्ट AUM लग सकता है। लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी भी मीडियम है, अभी इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसमें थोड़ा लिक्विडिटी का इशू हम लोग को देखने को मिल सकता है। कभी बाइंग प्रॉब्लम हो सकता है, कभी सेलिंग प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी एक रिटेलर्स बाई करता है, उतना तो ट्रेड होते ही रहता है, तो हम लोग उतना बाई करके चल सकते हैं, हम लोग को डरने वाली बात नहीं है। और इस ETF में 15 क्वालिटी स्टॉक्स कवर हो जाते हैं, तो 15 स्टॉक्स में इनडायरेक्टली आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और इस ETF को भी नेम इंडिया ही चलाता है, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि जापानीज कंपनी है। पहले रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, जो जापानीज कंपनी है, उसने अधिग्रहण किया। नेम इंडिया के पॉपुलर कुछ ETFs के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। निफ्टी बीज ETF होता है, बैंक बीज ETF होता है, और गोल्ड बीज ETF, बहुत सारे क्वालिटी ETF जो कि हम अपने वीडियोस में भी डिस्कशन करते हैं। मेनली हम लोग नेम इंडिया का ही प्रोडक्ट का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हम लोग को लिक्विडिटी अच्छा देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द ETFs में, तो इसलिए हम लोग नेम इंडिया का ही प्रेफरेंस ज़्यादा करते हैं। और कुछ क्वालिटी स्टॉक और उसके वेटेज की बात करें इस ETF में, तो मारुति सुजुकी इंडिया, जो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, उसमें आपका पैसा करीब 22% वेटेज दिया गया है। तो मान लीजिए 100 रुपीज़ आप लगाइएगा तो 22% मारुति सुजुकी में ही लगेगा। फिर टाटा मोटर्स में बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है, 16.21% का। तो टाटा मोटर्स में हम लोग जान रहे हैं EV सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, और टाटा मोटर्स उसमें मार्केट लीडर है। सेम हम लोग बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी करीब 15.08% का होल्डिंग है, और बजाज ऑटो में भी 9.15% का। आइसर मोटर्स में करीब 7.19% का वेटेज दिया गया है, और हीरो मोटोकॉर्प में करीब 6.56% का। उसी तरह हम लोग बात करें दोस्तों, भारत फॉर्ज में भी करीब 3.46% का वेटेज दिया गया है, और अशोक लीलैंड में करीब 3.40% का। बालक्रिस्ट इंडस्ट्री, जो कि टायर बनाने वाली शानदार कंपनी है, 2.95% का वेटेज दिया गया है। बॉस्क इंडस्ट्रीज में करीब 2.68% का, और एक्साइड और अमराजा में भी करीब 1% का वेटेज दिया गया है। तो दोनों क्वालिटी EV बैटरी बनाने वाली कंपनी है, एक्साइड और अमराजा, तो ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो डायरेक्टली हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो मात्र 104 का ये ETF आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और रिटर्न की बात करें निफ्टी ऑटो की, हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो 1 ईयर में करीब हम लोग को 4.96% का पुअर रिटर्न देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 ईयर में हम लोग को कुछ खास ऑटो सेक्टर में रिटर्न देखने को नहीं मिला है। और लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो 23.06% का शानदार रिटर्न देखने को मिलता है, मोस्टली एट्रीब्यूटेड टू टाटा मोटर्स में बहुत ही अच्छा बुल रन हम लोग को देखने को मिला था। लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 4.80% का हम लोग को पुअर रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो लास्ट 3 ईयर्स में हम लोग को कोविड के बाद अच्छा रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में हम लोग को कुछ खास रिटर्न ऑटो सेक्टर में नहीं देखने को मिला। और ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम लोग को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ऑटो सेक्टर इकोनॉमी ड्रिवन होता है, अगर इकोनॉमी अच्छा करेगा तभी ऑटो सेक्टर में हम लोग को अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि कोविड पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा ऑटो सेल्स को हैम्पर किया था, इस कारण से इकोनॉमी का पोजीशन भी सही नहीं था, तो इसलिए हम लोग को ऑटो शेयर्स भी अच्छा करते हुए उतना नहीं दिखे हैं। और उससे भी पहले हम लोग डिमोनेटाइजेशन के बाद भी ऑटो सेल्स गिरते हुए दिखा था, इस कारण से 4-5 सालों से हम लोग को अच्छा रिटर्न ऑटो सेक्टर में नहीं देखने को मिला।
लेकिन ऑटो सेक्टर में दोस्तों हम लोग को अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है आगे आने वाले सालों में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा फोकस है कंपनीज़ का। गवर्नमेंट का भी यही पॉलिसीज़ है कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि पॉल्यूशन से भी बचना है और पेट्रोल और डीजल का भी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हाई जा चुका है, इसलिए कस्टमर्स का भी अब फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ रहने वाला है। तो ऐसे में ऑटो सेक्टर में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग को ऑटो सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का बैलेंस नहीं देना रहता है, मात्र 5% ही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर मान लीजिए सिर्फ ऑटो का ETF ही अगर बाई करके चलते हैं नेटेफ ऑटो ETF को, तो मात्र 5% ही अपने पोर्टफोलियो का वेटेज देंगे। इसलिए ऑटो सेक्टर में भी हम लोग को मैक्सिमम 5% ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उससे ज़्यादा हम लोग को अपने पोर्टफोलियो का बजट ऑटो सेक्टर में नहीं देना है, क्योंकि इकोनॉमी ड्रिवन होता है, साइक्लिक ग्रोथ होता है, तो इसलिए हम लोग ऑटो सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हैं। और अब हम लोग जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। तो पहला तो मेथड होता है कि मंथली आप लोग 1000 या जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस ETF में। तो मंथली अगर SIP करते हैं तो आपको एवरेज रिटर्न मिलेगा, जैसे हम लोग देख रहे थे 5 ईयर्स में 4% का, 3 ईयर्स में 23% का, वैसा रिटर्न आपको अगर एवरेज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वैसे मिलेगा। SIP की रूट से अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एवरेज रिटर्न आपको मिलेगा। और अगर हम लोग चार्ट बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग ज़्यादा रिटर्न कैप्चर कर सकते हैं और कभी भी हम लोग ट्रैप नहीं होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों निफ्टी ऑटो का चार्ट को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। ये इंडाइसेस का चार्ट है, किसी स्टॉक का चार्ट को हम लोग नहीं देख रहे हैं। आप लोग निफ्टी ऑटो के इंडाइसेस का चार्ट को एनालाइज करके देख सकते हैं। नेटेफ ऑटो का भी चार्ट देख सकते हैं, लेकिन नेटेफ ऑटो में अगर चार्ट देखिएगा तो ज़्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है और उसमें ट्रैकिंग एरर आने के कारण कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम लोग इसमें 3 इंडिकेटर्स लगाते हैं। पहला 20 का मूविंग एवरेज जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो पिवट लाइन रेजिस्टेंस देता है और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। इतना तक क्लियर है, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे। और हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चले। वैसे सिचुएशन में अगर बाई करते हैं तो बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। और पास्ट में भी हम लोग देख सकते हैं, अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और वहाँ पे अगर बाई करते हैं तो बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाए, वैसे सिचुएशन में हम लोग कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे FIIs DIs का सेलिंग आ सकता है। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला और फिर प्राइस फॉल कर जाता है। तो हम लोग भी प्राइस जब 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में रहेगा और बेस्ट होगा 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चलेगा, वैसा सिचुएशन में ही बाई करना पसंद करेंगे। जैसे कोविड के बाद से प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका था और इस लेवल पे अगर कोई बाई करते तो बहुत ही बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते थे और बढ़िया रिटर्न निकाल सकते थे। तो इसी की बात करेंगे हम लोग। फिलहाल की बात करें तो निफ्टी ऑटो में भी हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिलता है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चलते हुए दिखता है। तो इस पिवट पे हम लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा था, तो इस पिवट पे हम लोग कुछ बाई कर सकते थे, क्योंकि हैमर कैंडल भी दिखा है और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल भी है। तो इस लेवल पे हम लोग बाई करके चल सकते हैं। तो पहला हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत नीचे खरीद लेंगे और फिर जैसे जैसे 20 का मूविंग एवरेज इंक्लाइंड हो जाए ऊपर की तरफ, तो हम लोग क्या करेंगे, इंगल्फिंग पैटर्न खोजेंगे और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और भी अपना क्वांटिटी को ऐड करेंगे। हम लोग ज़्यादा अप ट्रेंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डाउन ट्रेंड में हम लोग सिर्फ 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में और नीचे का पिवट पे। अगर मान लीजिए इस पिवट को भी ब्रेक करके और भी नीचे आ जाता है तो जहाँ पे सपोर्ट लेगा उस पिवट पे हम लोग और भी क्वांटिटी ऐड करेंगे, लेकिन बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करने का अपना नुकसान होता है दोस्तों। क्योंकि मान लीजिए प्राइस डेली फॉल कर रहा है तो आप लोग डेली बाई करते जाते हैं, कुछ यहाँ बाई करते हैं, कुछ यहाँ बाई करते हैं, कुछ यहाँ बाई करते हैं, वैसे करते करते -20% 30% किसी भी स्टॉक या ETF में चला जाता है। और जब प्राइस एक्चुअली नीचे आता है, बहुत ज़्यादा नीचे पिवट के सपोर्ट लेता है, तो आप लोग बाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और बहुत ही ज़्यादा निगेटिव में बैठे हैं, तो आपका हिम्मत टूट जाता है और आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग पहला इन्वेस्टमेंट 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में करेंगे जब सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, और नहीं तो नीचे के पिवट पे हम लोग और भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर अपना क्वांटिटी को बढ़ाते रहेंगे। जैसे ही 20 का लाइन ऊपर की तरफ इंक्लाइन हो जाए तब हम लोग और भी इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। तो यही मेथड को फॉलो करेंगे तो हम लोग नॉर्मल रिटर्न से बहुत ही ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। 4 to 5% हम लोग एक्स्ट्रा रिटर्न
इस मेथड को लगा करके निकाल सकते हैं। जैसे नॉर्मल केसेस में मान लीजिए 15% का रिटर्न अगर देता है तो आप 20%, 22% तक आराम से सेफली रिटर्न किसी भी ETF में निकाल सकते हैं इस मेथड से। ETF बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि 15 स्टॉक एक ही बार में डूबेगा नहीं। मान लीजिए एक अपनी बैंकरप्सी में भी चला जाता है तभी भी 14 स्टॉक्स आपको रिटर्न इतना निकाल करके दे देंगे कि आपका पैसा ग्रोथ हो जाएगा। तो हम लोग ETF से नहीं डरना है इन्वेस्टमेंट से, और एक ETF में ही पैसा नहीं लगाना है, हम लोग को डाइवर्सिफाइड ETF में पैसा लगाना है। पर एक कंप्लीट ETF का हम लोग वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोग ETF का ही मात्र पोर्टफोलियो बना करके अच्छा रिटर्न 20 से 22% तक सेफली रिटर्न कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ आप लोग निकाल सकते हैं। ETF इन्वेस्टमेंट बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और US की बात करें तो 70% टू 80% जनता वहाँ का मात्र ETF में ही इन्वेस्टमेंट करता है, ना डायरेक्टली स्टॉक्स में, ना म्यूचुअल फंड में, सिर्फ ETF में। इंडिया में थोड़ा कम है रेशियो क्योंकि ETF ज़्यादा प्रचलित नहीं है। तो मेरी राय में इस ETF में भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 5% का ही वेटेज देना है, इससे ज़्यादा हम लोग ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।